नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज क्लास 2 में। इसके पहले हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका टॉपिक था द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा हो, ठीक है, वो सिंगल वीडियो अपलोड है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम क्लास 2 को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। दूसरा होगा रीजनल स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड मैसूर। ठीक है, शुरुआत करें, चलिए। देखिए क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, इसको भेजा जाता है मद्रास से बंगाल। ठीक है, क्या होता है कि बंगाल में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, उनकी नवाब से वहाँ बनती नहीं है। धीरे धीरे उनका जो हालात होता है वहाँ पे बिगड़ने लगता है। तो जो उनके कारखाने होते हैं, जो उनका व्यवसाय होता है, वो बंद होने लगता है। तो ब्रिटिशर्स को इससे क्या होती है, चिंता हो जाती है, ठीक है, कि काफ़ी ब्रिटिशर्स को कैद करके उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। नवाब ऐसा करते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, मद्रास में जो ब्रिटिशर्स होते हैं, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ से भेजा जाता है कि जाओ, जो हमारे बंगाल में हालत बिगड़े हुए हैं उसको सही करो, ठीक है, उसको सुधारो। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है और वो क्या करता है, फोर्ट विलियम को 1757 तक अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2013 में। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। ठीक है ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था, तो वो होता है मुर्शीद कुली खान। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मुर्शीद कुली खान। अब प्रश्न है कि इसे नियुक्त कब किया गया था, तो 1717 एडी में, ठीक है ना, 1717 एडी में, 1717 ईस्वी में। करता कौन है, कौन सा मुगल सम्राट रहता है, तो फारूक सियार। ठीक है ना, फारूक सियार, ठीक है, इसे करता है। ये क्या करता है कि ये जो अपना कैपिटल होता है, इनका जो कैपिटल होता है ढाका में, पहले इसको शिफ्ट करता है मकसूदाबाद। ठीक है, मकसूदाबाद। ये अपना कैपिटल क्या करता है, ढाका से उठा के शिफ्ट करता है मकसूदाबाद। फिर मकसूदाबाद का जो नाम होता है उसको चेंज कर देता है मुर्शिदाबाद में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मुर्शीद कुली खान। ठीक है, यहाँ सुजाउद्दीन जो मोहम्मद खान, ये जो नाम दिया हुआ है, ये कौन है। देखिए इसके बाद ये क्या होता है, ये नवाब बनता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, बहुत थोड़े समय के लिए। ठीक है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ये होता है मुर्शीद कुली खान का दामाद, सन इन लॉ। ठीक है, इनका सन इन लॉ होता है। फिर क्या होता है, इनके बाद किसकी बारी आती है, सरफराज खान की। कौन बनता है, सरफराज खान। ये कौन होता है, सुजाउद्दीन का बेटा होता है, यानी कि मुर्शीद कुली खान का नाती होता है, ग्रैंडसन होता है। ठीक है, तो ये बनता है फिर इनके बाद अगला नवाब। देखिए ये अलीवर्दी खान कौन होते हैं, ये बिहार के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ये बिहार के क्या होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। समझ आया। तो ये क्या करते हैं, सरफराज खान को मार डालते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए होती है नवाब की गद्दी बंगाल में। तो ये क्या करते हैं, सरफराज खान को मार देते हैं। फिर ये बन जाते हैं बंगाल के नवाब। और ये कब तक फिर वहाँ पे रहते हैं नवाब, ये रहते हैं 1756 तक, 1756 एडी। उसके बाद किसका आता है नंबर, सिराज उद्दौला का। आपने सुना होगा, ठीक है ना, इनका जिक्र होता है बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, 1757 एडी में, 1757 ईस्वी में। ठीक है ना, सिराज उद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो सेना होती है, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी होती है, और सिराज उद्दौला में फाइट होता है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद क्या होता है, सिराज उद्दौला हार जाता है। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है सिराज उद्दौला की। उसके बाद जो अगला नवाब बनता है उसका नाम होता है मीर जाफर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब सिराज उद्दौला हार जाता है, ठीक,
इसकी डेथ हो जाती है तो जो मीर जाफर होता है इसको ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नवाब के पोस्ट पे बैठा देते हैं और कहते हैं जो हम कहेंगे वो तुम करना, ठीक है। नाम के नवाब हो, गद्दी पे बैठे हो, ठीक है ना, लेकिन जो हम कहेंगे वो करना। और करना क्या है, जिससे हमें क्या हो, सहूलियत हो, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके, वो चीज़ तुम्हें करना है। क्या होता है आगे चल के मीर जाफर में और जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं इनमें बनती नहीं है, अनबन हो जाती है। तो फिर ये जैसे ही इसको गद्दी पे बिठाए थे वैसे ही क्या करते हैं, गद्दी पे से उतार देते हैं, ठीक है। अब फिर इसको बैठाते हैं किसको, मीर कासिम को। देखिए क्या होता है ना, जब बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 एडी में, उसके बाद क्या होता है, बंगाल में ब्रिटिश क्या होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं। तो नवाब को क्या अपने अकॉर्डिंग बैठाते हैं, अपने अकॉर्डिंग नवाब बनाते हैं, हटाते हैं। तो जब मीर जाफर से नहीं बनती है तो फिर किसको बैठाते हैं, मीर कासिम को। मीर कासिम क्या होता है, इसका सन इन लॉ होता है, मीर जाफर का दामाद होता है। मीर कासिम से भी चल के आगे नहीं बनती है, ठीक। तो इससे क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है बैटल ऑफ बक्सर में। कब होता है, 1764 ईस्वी में, 1764 एडी में, ठीक है। तो इससे भी नहीं बनती है और आगे चल के होता है बैटल ऑफ बक्सर। जब यहाँ पे फिर ये सब हार जाते हैं, 3 आर्मी होती है, 3 लोगों का, एक नवाब ऑफ अवध का, नवाब ऑफ बंगाल जो ये है, और एक होती है शाहजहां आलम सेकंड का जो मुगल एम्पायर होता है। जब ये तीनों की आर्मी हार जाती है ब्रिटिशर्स से, तो क्या होता है कि फिर मीर जाफर को ब्रिटिशर्स बिठा देते हैं, कहते हैं चलो मीर कासिम से तो अच्छे तुम ही थे, ठीक है, तुम फिर से आ जाओ गद्दी पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मुर्शीद कुली खान, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है यूपी आरओ का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है कि बंगाल का अंतिम सूबेदार जिसे मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था, कौन था वो था मुर्शीद कुली खान। अभी हम लोगों ने देखा ना, मुर्शीद कुली खान था। फिर ये आरओ में भी पूछा गया, मेंस में भी यूपीपीसी से पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीपीसी मेंस का ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है इसमें कि जो सिराज उद दौला होता है वो किससे हारता है, लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में हारता है, ठीक है, किस युद्ध में हारता है। तो ये हारता है बैटल ऑफ सिराज उद दौला। कब हारता है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, ठीक है ना, ये चीज होती है। बैटल ऑफ बक्सर आपने देखा ही होता है कि 1764 में होता है, ठीक है। 3 आर्मी वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है, जिसमें ये क्या होते हैं, अच्छे से जीत जाते हैं। देखिए जब बैटल ऑफ प्लासी होता है वो क्या करता है, बंगाल में ब्रिटिशर्स को क्या करता है, जीत दिलाता है। जब बैटल ऑफ बक्सर से क्या होता है ना कि ऑल इंडिया लेवल पे इनको रिकॉग्निशन मिलती है। ऑल इंडिया लेवल पे ब्रिटिशर्स को क्या होता है, रिकॉग्निशन मिलती है कि हाँ ब्रिटिशर्स वास्तव में वाकई क्या है, बहुत पावरफुल है। तो ये जो प्लासी होता है बंगाल में इनके पावर को इंट्रोड्यूस करता है, फाउंड करता है। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर होता है ऑल ओवर इंडिया में क्या करता है, जो ब्रिटिशर्स के पावर को होता है एस्टैब्लिश करता है। ये वांडीवाश की बात है, ये वांडीवाश जो वार है, बैटल है सॉरी, ये किस वक्त होता है, ये होता है 1760 में, 1760 में, किसके बीच में, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है ना, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स क्या होता है, जीत जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज बीन कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है, किसे स्वर्ग में जन्मे जनरल कहा गया है, किसे कहा गया है, ठीक। तो ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को जनरल बनने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, ठीक है ना। उसके वजह से ही क्या होता है, ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं और जिससे उनके पावर क्या होता है, बंगाल में इंट्रोड्यूस होता है या एस्टैब्लिश होता है कह लीजिए, ठीक है ना। तो वही ये क्या होता है, अल्बुकर्क, ये हमने देखा था पिछले क्लास में, ठीक है ना, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज में। ये क्या होता है, पोर्तुगीज गवर्नर होता है, ठीक है ना, पोर्तुगीज गवर्नर। कब से कब तक, 1509 से 1515 तक, ठीक है ना, 1509 से 1515 तक, ठीक है। और यही क्या होता है, रियल फाउंडर होता है पोर्तुगीज पावर का इन इंडिया। ये रॉबर्ट क्लाइव हमने देख लिया, ठीक। डुप्लेक्स कौन होता है, ये फ्रांसीसी होता है, फ्रेंच गवर्नर
जनरल, ठीक है ना, ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था। फ्रेंच गवर्नर जनरल, देखिए इन्हीं की वो पॉलिसी होती है ना कि जो क्या करता है, ये जो इंडियन प्रिंसेस होते हैं उनके इंटरनल मैटर्स में ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है। ये अपने जो आर्मी होती है उनको इंडिया के जो राजकुमार होते हैं, राजा होते हैं, उनके राज्य में स्थापित करता है कि ठीक है, हम अपने आर्मी द्वारा तुम्हारे राज्य की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, लेकिन हमारे आर्मी का खर्च कौन उठाएगा, तुम उठाओगे, ठीक है ना। तो इसी को चल के जो इसकी ये पॉलिसी होती है इंटरनल इंटरफेरेंस की, ये क्या करते हैं, ब्रिटिश जो होते हैं अडॉप्ट करते हैं आगे चल के, और इससे क्या होता है, काफ़ी राज्यों को, भारत के काफ़ी राज्यों को अपनी सीमा में इससे इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है। कब से, 1786 से 1793 AD तक। इसका एक और इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट होता है, इंडिया में ये दरोगा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। दरोगा सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, कब करता है, 1791 में, ठीक है ना। सिविल सर्विस को भी यही इंट्रोड्यूस करता है, इसी की देन होती है जो सिविल सर्विस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपी लोअर में भी पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, किसने की थी, बताइए। यहाँ पे अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, किसने की थी। देखिए ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे, गलत होंगे, मीर कासिम द राइट आंसर, ठीक है। जब मीर कासिम को क्या होता है, मीर जाफर के बाद अंग्रेज इसको क्या बनाते हैं, नवाब बनाते हैं, तो मीर कासिम सोचता है मैं कलकत्ता से काम करता हूँ, हट जाता हूँ, फिर मैं आराम से अपना नवाब बन के अपना काम करूँगा, अपना शासन हुकूमत करूँगा। तो क्या करता है, मुंगेर चला जाता है, अपनी जो उसकी राजधानी होती है उसको मुंगेर में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स से इसकी नहीं बनती है, मुंगेर में भी नहीं बनती है। फिर तीन आर्मी मिलके, तीन नवाबों की, मतलब दो नवाबों की और एक मुगल एम्परर की आर्मी मिलके बैटल ऑफ बक्सर वहीं होती है, ठीक है ना, जिसमें ये लोग हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देख लिया, मीर कासिम, जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया होता है, ठीक है ना। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी थी, कौन सी थी। वही हमने देखा, बैटल ऑफ बक्सर। ये क्या करता है, बंगाल में जो ब्रिटिश पावर होता है उसको इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका रूल क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल, ठीक है ना, ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मुगल एम्परर होता है, मुगल सम्राट होता है, उसकी आर्मी भी हार जाती है, मुगल भी हार जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि ये इनका जो ये मोस्ट डिसीजिबल बैटल इसको माना जाता है, ठीक है ना। ये जो अंग्रेजों की सर्वोच्चता होती है इसको स्थापित करने में सक्सेसफुल होता है, ठीक है ना। तो वो होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है वही बात कि डिसीजिव बैटल कौन सा होता है, निर्णायक युद्ध, निर्णायक लड़ाई, तो होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अभी हमने देखा, देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार भी देखा, अभी भी देखा, ठीक है। ये बार बार पूछा गया, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे इन थीम से क्वेश्चन लगभग हर बार आते रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस का, इसमें पूछा गया है कि कौन सी लड़ाई भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो फिर वही बात है, ठीक है ना, बक्सर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो फिर इसको ध्यान से उतरने मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर के दौरान, जब बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई थी तो नवाब कौन था बंगाल का, कौन था भाई। अभी हमने देखा था ना, कौन था, मीर कासिम। जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो मीर कासिम क्या होता है, नवाब होता है। और जो सिराजुद्दौला किस वक्त होता है, ये होता है बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, ठीक है ना। आगे बढ़े, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक है ना।
हु हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ठीक, आगे ये करते हैं शाह आलम सेकेंड। ठीक है ना, ये मुगल एम्परर होते हैं जो करते हैं, जो दीवानी राइट ग्रांट करते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये कब होता है, 1765 में, जब मीर जाफ़र का डेथ हो जाता है। मीर जाफ़र को देखिए, मीर कासिम के बाद मीर जाफ़र को ये लोग फिर से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब मीर जाफ़र का 1765 में क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी को ग्रांट कर दी जाती है दीवानी राइट। हाँ, तो कंपनी क्या चाहती है, वो खुद तो इंटरेस्टेड होती नहीं है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो यहाँ का शासन प्रशासन संभालना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे क्या होता है, दीवानी राइट दिया जाता है 1765 में। कौन देने वाला होता है, शाह आलम सेकेंड होता है। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या करते हैं, डेप्यूटी दीवान अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, देखिए जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग में एम ये नहीं था कि यहाँ पे आगे वो क्या करेंगे, रूल करेंगे। वो रूल करने के एम से यहाँ पे भारत में नहीं आए थे। ठीक है, वो आए थे बिजनेस करने के पर्पज़ से। ठीक, लेकिन आगे चल के क्या होता है, इनको लगता है कि नहीं, हमें यहाँ का जो सत्ता है, यहाँ की सत्ता है, शासन प्रशासन हाथ में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका क्या होता था, आए दिन किसी न किसी शासक से, नवाब से उनकी झड़प हो जाया करती थी। तो उनको लगता था कि हाँ, अगर हमें अपना बिजनेस अच्छे से चलाना है तो फिर हमें ये सत्ता आगे हाथ में लेनी पड़ेगी। इस वजह से अब यहाँ पर फिर इन्हें दीवानी राइट दे दी जाती है। इससे क्या होता है कि इनको मिल जाता है बंगाल प्रोविंस का पावर। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, बंगाल प्रोविंस में कौन कौन आता है, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, इन 3 जगहों से ये क्या करते हैं, ये इनके पास पावर आ जाती है कि ये रिवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किन पर्वतीय जनजातियों से संपर्क में आए। ठीक है ना, जब उनको 1765 में क्या होता है, दीवानी दे दी जाती है, कौन देता है, शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर ने दिया होता है। तो उस समय कौन आता है इनके कांटेक्ट में, सबसे पहले जो जनजाति होती है कौन कांटेक्ट में आती है, वो आती है खासी। ठीक है, देखिए सिलहट की भी इनको मिली रहती है, सिलहट की भी, ठीक है, दीवानी मिली होती है। तो ये क्या चाहते हैं कि ये लैंड रूट कंस्ट्रक्ट कराए, कहाँ के लिए, गरो और जैंतिया हिल्स के रीजन को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए वहाँ के शासक से इनको परमिशन नहीं मिलती है, वहाँ से रोक होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या होती है कि जो खासी ट्राइब्स होते हैं इनको एज अ फोर्स्ड लेबर ये यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में लेना चाहते हैं फोर्स्ड लेबर, तो इसलिए क्या होता है कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, किसके अंडर, तिरोट सिंह के अंडर। ठीक है, ये सब पॉइंट्स अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कि लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। वैसे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि ये क्वेश्चंस आ चुके एग्जाम्स में, तो चांसेस हैं कि आगे भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू हिंदू नायब वाजिज ऑफ अवध सल्तनत कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफ उद्दौला। ठीक है ना, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देयर वेर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वेर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब्स ऑफ अवध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वो क्या होता है, सही होता है। बिल्कुल, जो कुछ हिंदू जातियां होती हैं उन्हें अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। और जो राजा टिकैत राय थे वो क्या थे, असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ठीक है ना, ये कौन होते हैं, असफुद्दौला, ये होते हैं 4th नवाब। ठीक है, 4th नवाब ये क्या करते हैं कि जो अपने कैपिटल को 1775 में 1775 में अपने कैपिटल को फैजाबाद से लखनऊ में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा जो बड़ा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाज़ा है, ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया होता है, ये इनका काम होता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक, देखिए जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो बात कर रहा है कि हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाई रॉबर्ट क्लाइव।
ठीक है। यहाँ पे देखिए वही बात है कि जब कंपनी को क्या होता है, दीवानी राइट दे दी जाती है 1765 में। जो कंपनी होती है इंटरेस्टेड नहीं होती है, ठीक है ना, वो चाहती है कि नहीं हमारा फोकस तो बिजनेस है, हम बिजनेस करने आए हैं। तो वो क्या करते हैं, डेप्यूटी दीवान अपॉइंट करते हैं, किसको, मोहम्मद रजा खान को। कहाँ का, मुर्शिदाबाद का, ठीक है ना। और जो शितव राय सॉरी, इनको कहाँ का, बिहार का। कहाँ का, बिहार का। ये मुर्शिदाबाद और ये बिहार का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड ऑप्शन, ठीक है। तो जो इसमें करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है उस पर राइट टिक हाँ करना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ये, क्योंकि बैटल ऑफ वांडीवाश हमने देखा था पहले कि ये किसके बीच में होता है, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, जीत जाती है। और देखिए बैटल ऑफ बक्सर ये किसके बीच में होता है, हमने देखा था मीर कासिम के और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स होती है उनके बीच में होता है। मीर कासिम ही नहीं, जो अवध के जो नवाब होते हैं उनके बीच में, ठीक है। सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के आर्मी के बीच में होती है। जो इन तीनों की आर्मी होती है वो क्या होती है, हार जाती है, और जो ये ब्रिटिशर्स की आर्मी होती है क्या होती है, जीत जाती है, ठीक है ना। बैटल ऑफ चिलियावाला ये किसके बीच में होता है, ब्रिटिशर्स और यहाँ पे मराठा नाव के सिखों के बीच में होता है, ठीक है ना। और ये खुर्दा ये किसके बीच में होता है, निज़ाम और मराठों के बीच में, ठीक है। निज़ाम वर्सेस मराठा, जिसमें मराठा क्या होता है, जीत जाते हैं, मराठा जीतते हैं और जो निज़ाम होते हैं वो हार जाते हैं। चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन है करेक्ट मैच वो है फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ वांडीवाश। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसने भारत में ब्रिटिशों का पुरजोर विरोध किया था, किसने किया था, तो मराठा ने किया था, ठीक है ना, मराठा ने किया था। जो मराठा थे वो किए थे। टोटल 3 एंग्लो मराठा वार होता है, जिसमें पहले में फर्स्ट में ब्रिटिशर्स बुरी तरीके से क्या होता है, हार जाते हैं। फिर क्या होता है फाइनली 1800 एक मिनट 1818 में ब्रिटिशर्स सक्सेसफुली कैप्चर्ड, ठीक है ना, मराठा टेरिटरी, ठीक है। तो फाइनली 1818 में इनको ब्रिटिशर्स हरा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मराठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जिसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीजनल स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड मैसूर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। देखिए जो किंगडम ऑफ रंजीत सिंह होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, उसके राज्य में क्या, उनके राज्य में क्या क्या शामिल होते हैं, कौन सा राज्य कौन सा जगह शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्रीनगर। रणजीत सिंह के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो इनका जन्म जो होता है 1780 में होता है, ठीक है। 1780 ईस्वी में किसके घर में होता है, महासिंह के घर में होता है। वो क्या होते हैं, सुकर चकिया मिसल के चीफ होते हैं, ठीक है। जब रणजीत सिंह 12 साल के होते हैं तो उनके पिताजी का यानी कि महासिंह का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो 1809 में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स और जो रणजीत सिंह होते हैं इनमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो रणजीत सिंह होते हैं, ठीक है, वो एग्री करते हैं कि जो सतलज नदी के साउथ में, ठीक है, सतलज नदी के साउथ में ये सतलज नदी है, इसके दक्षिण दिशा में ये अपने टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो सतलज नदी के वेस्ट में मुल्तान होता है, ठीक है, मुल्तान को 1818 में ये क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर 1819 में श्रीनगर वाली एरिया को इन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा श्रीनगर। आगे बढ़े, बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपिटल क्या था,
महाराजा रंजीत सिंह के किंगडम का कैपिटल क्या था? तो वो था लाहौर। ठीक है, और कब बना ये कैपिटल? तो 1799 एडी में, 1799 ईस्वी में बना था। ठीक है ना, आगे बढ़े। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना किस स्थान पे की थी? किस स्थान पे की थी? तो बिल्कुल लाहौर में ही की थी, जहाँ इनका कैपिटल था वहीं पे ये जो अदालत थी, अदालत ए आला की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि ये किसका स्टेटमेंट था, किसने ये लाइन कही थी, किसने कही थी, कौन सी लाइन? ईश्वर ने मुझे सभी धर्मों को एक आंख से देखने का इरादा किया, इसलिए उसने दूसरी आंख से रोशनी छीन ली। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये बिल्कुल महाराजा रंजीत सिंह का ही स्टेटमेंट था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिख एम्पायर के लास्ट किंग कौन थे? तो जो राइट ऑप्शन है वो दलीप सिंह। दलीप सिंह क्या थे? जो किंग, ये जो सिख एम्पायर था उसके लास्ट किंग थे, लास्ट राजा, अंतिम राजा थे, वो थे दलीप सिंह। देखिए जो लास्ट एंग्लो सिख वार होता है, ठीक है, वो होता है 1848 1849 में। उसके बाद क्या होता है कि जो सिख के राज होते हैं, जो सिखों के राज्य होते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स और दलीप सिंह को भेज देते हैं ब्रिटेन में। ठीक है, बोलते हैं आप वहाँ जाइए, वहाँ आराम से रहिए ब्रिटेन में और हम आपको पेंशन देंगे। ठीक है, आप इंडिया से मतलब कि अपने एम्पायर को छोड़ के चले जाइए, अपने राज्य को छोड़ के चले जाइए। तो इनको भेज देते हैं ये लोग ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है ना, जो वही लास्ट किंग होते हैं वो होते हैं दलीप सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही पूछ रहा है कि रिगार्डिंग पंजाब मर्जर विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है? देखिए 1849 को गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सही है। दलीप सिंह के सभी क्षेत्र भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही है। फिर क्या है कि दलीप सिंह वॉज गिवेन एन एनुअल पेंशन ऑफ 2.5 लाख 2,50,000 रुपीज़, जो कि ये ऑप्शन गलत है। किसका क्वेश्चन है, किस एग्जाम का? यूपीआरओ का है। कब पूछा गया था? 2023 में, रिसेंट। ठीक है ना, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ये राइट ऑप्शन होगा, मतलब कि जो गलत स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? दिस वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे कितना पेंशन ऑफर किया जाता है इनको? तो 4 से 5 लाख रुपीज़ 4 to 5 लाख। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दलीप सिंह को कितना दिया जाता है? 2.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन पंजाब राज्य के विलय के बाद उसका प्रशासन करने वाले बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था। ठीक है ना, जब पंजाब को क्या करती है? ब्रिटिश एक्वायर कर लेती है। ठीक है, जब उसको कैप्चर कर लेती है, वहाँ के जो राजा होते हैं उनको क्या करती है? ग्रेट ब्रिटेन में भेज देती है। तो वो बोर्ड ऑफ 3 का मेंबर बोर्ड ऑफ 3 का क्या करती है? बोर्ड कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है? इनको बोलती है कि तुम जाओ पंजाब में रहो, देखो वहाँ जाके वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको देखो और उसको एडमिनिस्टर करो। ठीक है, तो वहाँ ये पूछ रहा है कि उसमें कौन मेंबर नहीं होता है। तो देखिए जो ये ऑप्शन है इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, एक रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और HM एलियट, ये दोनों ऑप्शन सही है। ये दोनों क्या होते हैं? मेंबर नहीं होते हैं। जो सर हेनरी लॉरेंस होते हैं क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं इस बोर्ड के। क्या होते हैं? प्रेसिडेंट। जॉन लॉरेंस क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। ठीक है, और एक और मेंबर जो होते हैं, क्योंकि ये 3 मेंबर्स का बोर्ड होता है ना, तो जो एक और होते हैं वो होते हैं चार्ल्स ग्रैनविल। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स का बोर्ड जो ब्रिटिश होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में यानी कि 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? हैदर अली। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, अभी देखिए जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया था? तो जैसे आज हमने एम्बेसीज देखते हैं ना, जो ऐसे इंडियन एम्बेसीज वगैरह जो फॉरेन में होती हैं, फॉरेन की इंडिया में आती हैं, तो वैसे
कौन से ऐसे शासक थे जिसने उस टाइम में, उस वक्त, ठीक है ना, दूतावास स्थापित किए थे, ठीक है, तो कौन थे? तो वो थे टीपू सुल्तान, ठीक है, जिनका 4th एंग्लो मैसूर वार में डेथ हो जाता है। कब होता है? 1799 में, ठीक है ना। तो इनकी एम्बेसीज कहाँ कहाँ होती हैं? देखिए, जो इनके एम्बेसीज होती हैं कहाँ कहाँ होती हैं? वो होती हैं इजिप्ट, फ्रांस, ठीक है, टर्की। तो ये इनका पर्पस क्या होता है कि जो बाकी फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, विदेशी जो देश होते हैं, उनसे अपना संबंध बेहतर बनाना। तो ये तभी इतने एडवांस थे और अपनी एम्बेसीज क्या वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1788। तो इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन, वो होगा पोलीलूर, ठीक है ना, पोलीलूर। इसका राइट ऑप्शन होगा पोलीलूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट एमिनेंट चर्च एट। देखिए, बेगम समरू ने सबसे प्रतिष्ठित चर्च का निर्माण कराया, कहाँ कराया? तो जो राइट ऑप्शन होगा सरधना, ठीक है ना, सरधना में कराया था इन्होंने, ठीक है। तो इनके जो हस्बैंड होते हैं क्या होते हैं? ये होते हैं यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, जिनका नाम होता है वॉल्टर जोसेफ, ठीक है। ये लगभग एक जैसे आर्मी में होते हैं, इन्होंने कई स्टेट्स को अपनी सैन्य सेवा प्रदान की हुई रहती है, ठीक है। जब इनका डेथ हो जाता है तो जो बेगम समरू होती हैं वो सरधना की क्या होती हैं? रानी बन जाती हैं, ठीक है ना। तो इनके जो हस्बैंड होते हैं क्या होते हैं? यूरोपियन होते हैं, और इन्होंने सरधना में एक प्रतिष्ठित चर्च का निर्माण कराया रहता है, ठीक है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो बात कर रहा है, वो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ठीक, आपको क्या लगता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली जो था वो इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है? देखिए, मुझे तो ये यहाँ पे डाउट लग रहा है, डाउट नहीं, फुल डाउट है, ठीक है ना, 100% कन्फर्म। क्योंकि यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो मराठा को डिफीट करता है, मराठा को, ठीक है, यहाँ पे 1761 में। और इब्राहिम के साथ कौन सा बैटल होता है? तो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है वो किसके बीच में होता है? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है? हार जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि गलत है। क्या होगा? 4th वन। कब? 1799 AD। हम लोग पहले भी अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या होता है? गलत, ये भी गलत, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे कि मीर जाफर एंटर्ड इन कंस्पिरेसी इन द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स का साथ देता है। देखिए, जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा होता है ना, तो सिराज उद दौला के आर्मी का कमांडर बना होता है, कमांडर इन चीफ मीर जाफर। ये क्या करता है? सिराज उद दौला के साथ चिटिंग करता है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स की मदद कर देता है। क्यों मदद कर देता है? कि अगर सिराज उद दौला हार गया तो मुझे नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो ब्रिटिशर्स की मदद करता है और यहाँ सिराज उद दौला बैटल ऑफ प्लासी इसमें हार जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा? 3, ठीक है ना, ओनली 3। तो ये वाला ऑप्शन गलत, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी गलत है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान होता है उसकी डेथ होती है 4th एंग्लो मैसूर वार में, और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या है? पूछा है करेक्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखिए, अभी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए जो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टेलीग्राम लिंक पे, मतलब इस टेलीग्राम लिंक से आप चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ से ये PDF को डाउनलोड कीजिए। आप विजन क्लासेस गोरखपुर के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आप एक बार जाइए, ज़रूर विजिट कीजिए। और ये जो फ्री में अवेलेबल वीडियोज़ हैं
उनको देखिए। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।